गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं विनय सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को गणित विषय के अंतर्गत पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ा रहा था। मैंने आप लोगों को पिछली कक्षा में पूर्ण संख्याओं के गुण बताए थे कि पूर्ण संख्याओं के क्या क्या गुण होते हैं। पहला सतत नियम बताया था कि पूर्ण संख्याओं के योग और गुणन पर सतत नियम लागू होता है। दूसरा क्रम विनिमय नियम बताया था और तीसरा शास्त्र नियम बताया था। चौथा वितरण नियम बताया था। आज हम उन्हीं से संबंधित कुछ सवालों को आपको बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक उन सवालों को समझिए। पहला है उपयुक्त क्रम में लगाकर याद कीजिए। उपयुक्त क्रम में लगाकर योग याद कीजिए। हमारा उपयुक्त क्रम क्या होगा? सवाल है ए नंबर 837 धन 208 धन 363, जिससे कि हम इसे आसानी से जोड़ सके। तो क्रम विनिमय में क्या है? क्रम विनिमय नियम में कि अगर हम क्रम बदल कर जोड़ते हैं तो उसके योगफल में कोई अंतर नहीं आता है। तो देखिए, अगर हम इसके क्रम को चेंज कर दें, 837 इसके लास्ट में 7 है, इसके लास्ट में 3 है, आसानी से इसको हम जोड़ लेंगे। तो 363 धन 208 लघु कर, तो ये हमारा आसानी से जुड़ जाएगा। तो देखिए, अगर हम पहले इसको और इसको जोड़ते, इस तरह से उपयुक्त क्रम में हम जोड़ते हैं, इसको अगर हम जोड़ दें तो आ जाएगा 1200 धन 208 बराबर आ जाएगा 1408। ये आसानी से इसको हम जोड़ सकते हैं। इसी तरह इसका बी नंबर है। बी नंबर का रहा है 1962 धन 453 धन 1538 धन 647। तो देखिए, इसे अगर हम उपयुक्त क्रम करके जोड़ना चाहें तो हम कैसे जोड़ते हैं? तो आप ध्यान दें, इसके अंक में 2 है, इसके अंक में 8 है, इन दोनों को हम पास कर लें तो 1962 धन 1538 इसको 1 में कर लें और इसमें हम 453 धन 645 कर लें, तब इसका जोड़ हम बड़े आसानी से जोड़ सकते हैं। देखिए, अगर हम इसको जोड़ें तो 8 2 10, 13 9 1 10, 9 5 14 15, 2 1 3, ये 3500 हो गया। इसको जोड़ते हैं हम तो ये आ जाएगा हमारा क्या? 7 3 10, 5 4 9 1 10, 6 4 10 11, और
इसको हम बड़े आसानी से हम जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4600। आप वैसे जोड़ के देखेंगे तो भी उसका जोड़ वही आएगा 4600। फिर ये हमारा क्रम विनिमय नियम है कि अगर हम क्रम बदल कर जोड़ते हैं तो उसके योगफल में कोई अंतर नहीं आता है। अब दूसरा है उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये नंबर है 2 गुणे 1768 गुणे 50। तो अगर इसे हम उपयुक्त क्रम में करते हैं कि 2 गुणे 50 गुणे 1768 तो हमारा गुणा आसान हो जाता है। हमने जोड़ा गुणा किया 2 में 50 का तो आ गया 100 गुणा किया 1768 का फिर तो ये हो जाएगा कितना माने 1,76,800। तो ये भी हमारा क्रम विनिमय है, ये भी हमारा क्रम विनिमय नियम है कि यदि हम गुणा का क्रम बदल दें तो भी उसके गुणनफल में कोई अंतर नहीं आता है। समझ में आ रहा है? आपके समझ में आ रहा है? यस सर। हेलो, जो मैं बता रहा हूं समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, अब आगे देखते हैं एक और देखिए। यह नंबर है 125 गुणे 40 गुणे 8 गुणे 25। अगर हम इसे उचित क्रम में रख के गुणा करें तो देखिए पहले हम 125 ले लें गुणे 8 और गुणा 40 गुणे 25। ठीक है। अब अगर हम इसका गुणा करें तो 125 अट्ठे 1000 हो जाएगा और ये भी गुणा हमारा 1000 हो जाएगा। अब अगर हम दोनों को गुणा करा दें तो इस तरह से ये गुणा हमारा 10 लाख आ जाएगा। ठीक है। तो आप इन्हें उचित क्रम में रख करके योग और गुणा ज्ञात कर सकते हैं। अब तीसरा है मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये नंबर
297 गुणे 17 धन 297 गुणे 3, इसे का मान हमें ज्ञात करना है। तो हमारा आसान किस तरह से पड़ेगा, तो हम उस ढंग से इसका गुणा करें जिससे हमारा आसान पड़े। तो योग पर गुणन का वितरण नियम जो हमने बताया था उसके अनुसार यदि हम इसे ज्ञात करें तो आसान होगा। तो देखिए दोनों से अगर हम 297 बाहर ले लें तो पोस्ट में बचेगा 17 धन इस तरफ 3, तो ये हमारा हो जाएगा 297 गुणे 17 में 3 जोड़ देंगे 20, और ये हो जाएगा 2 7 14, एक हासिल 2 9 18 19 9 2 4 5 5940। इस तरह से हम ये आसानी से इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? हेलो, समझ में आ रहा है? यस सर। अब देखिए इसी तरह से हम और देखते हैं। ये तो हमारा हुआ योग पर वितरण नियम। एक हम देखें व्यवकलन पर कैसे हम लागू करेंगे। सी नंबर देखते हैं। इक्यासी 265 गुणे 169 81,265 गुणे 69। इसका मान तुरंत निकालने के लिए हम व्यवकलन पर गुणन का वितरण लगाएंगे। तो देखिए दोनों साइड 81,265 है, इसको हम बाहर कर लें। कोष्टक में इस साइड है 169, फिर इधर है 69, जो हो गया 81,265 गुणा 169 घटा देंगे आपका 100, और 100 का इसमें गुणा करा देंगे। इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 81,26,500। इस तरह से हम बड़े आसानी से इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। एक और देखिए, ध्यान दें बी नंबर 3,845 गुणे 5 गुणे 782 धन 769 गुणे 25 गुणे 218। इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो इसका मान हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसमें देखिए कोई चीज हमको कॉमन नहीं मिल रही है, तब हम
पहले इसमें हम इसका गुणा करा दें 5 का, तो देखिए 5 बचा 25, 2 हाथ से 5 को 22, 2 हाथ से 5 40 42, 4 हाथ से 5 से 15 4 गुणे 7 गया धन। इसमें हम 25 का गुणा करा दें, 25 नैया 225, 22 हाथ से 25 छक्का 150 और 22 जोड़ देंगे फिर 172, 17 हाथ से 25 सत्ते 175 और 17 जोड़ेंगे 7 5 12 8 9 192 गुणे 218 इतना हमें प्राप्त हो जाएगा। इसमें पहले हमने 5 को गुणा करा दिया, ये आया और गुणे 782 लिख दिया धन। इसमें हमने 25 का गुणा करा दिया, ये आया और 218। अब देखिए दोनों तरफ हम 19,225 कॉमन ले लेंगे, इधर आ जाएगा 782 धन इधर 218। अब ये हो गया 19,225 गुणे, इसको दोनों को जोड़ देंगे तो 1000 गुणा करा देंगे, ये हमारा प्राप्त हो जाएगा माने 19,22,500। इस तरह से हम आसानी से वितरण नियम के माध्यम से हम मान ज्ञात कर सकते हैं। और अगर हम आगे देखें चौथा सवाल, हम चौथा सवाल देखते हैं। उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। उपयुक्त गुणों का ये नंबर है 738 गुणे 103। तो अगर हम इसमें योग पर गुणन का वितरण नियम लगाएं तो 738 गुणे, इसको अगर हम बांट दें तो 100 तब ये हमारा 738 गुणे 100 धन 738 गुणे 3, इसका गुणा करा देंगे 738 डबल 0, ये हो गया 3 8 24, 2 हाथ से 3 9 2 11, 1 हाथ से 7 2 5 और इसको हम फिर जोड़ देंगे। कितना आ जाएगा 76,014। इस तरह से हम ये गुणा आसानी से ज्ञात कर लेंगे। अब इसी तरह से ऐसे डी है, डी नंबर है 1005
गुणे 1/4। तब हम क्या करें, इसको वो कर लें कि 1000 धन 5 गुणे 1/8। एक बार हमारा 1000 में 168 का गुणा हो जाएगा, फिर धन, फिर 5 में हम 168 का गुणा करा, ये हो जाएगा 5 का इसमें गुणा कर देंगे, 5 × 40, 4 हासिल 5 × 30, 4 34, 3 हासिल 5 3, तो माने कितना आ जाएगा, इकाई इकाई सैकड़ा हजार 10,000 1,68,840। इस तरह से हम बड़े आसानी से इनका गुणा कर सकते हैं। इसके बाद इसमें कुछ इबारती सवाल हैं जो कि आपको समझना है। किसी टैक्सी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी की पेट्रोल टंकी में सोमवार को 40 लीटर पेट्रोल भरवाया। अगले दिन उसने टंकी में 50 लीटर पेट्रोल भरवाया। यदि पेट्रोल का मूल्य 44 रुपया प्रति लीटर था, तो उसने पेट्रोल पर कुल कितना व्यय किया। तो देखिए 5वां सवाल, पेट्रोल पर कुल व्यय देखिए, पेट्रोल का मूल्य है हमारा 44 रुपया, लिखा हुआ है 44, कोष्टक बनाया, सोमवार को उसने भरवाया 40 लीटर और अगले दिन भरवाया 50 लीटर, 40 × 50 लीटर। तो हमारा सीधे आ जाएगा ₹44 गुणे, इसको जोड़ देंगे 90 और गुणा करके रख देंगे, तो 9 तो 36, 3 से 9 तो 36 3,960 रुपया का उसमें भरवाया। इसी तरह से 6वां सवाल है, कोई दूध वाला एक होटल को सुबह 32 लीटर दूध देता है और शाम को 68 लीटर दूध देता है। जब दूध का मूल्य 15 रुपए प्रति लीटर हो, तो दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो 6वां, दूध वाले को प्रतिदिन प्राप्त होने वाली धनराशि, देखिए दूध का मूल्य है 15 रुपए लीटर और वह 32 लीटर सुबह देता है और शाम को 68 लीटर देता है। तो इस दोनों को हमने ऐसे लिख दिया पोस्ट में जोड़ के, ये हो गया 15 और गुणे ये हमने जोड़ दिया तो हो गया 100 और इसका गुणा करा दिया तो आ गया 15। माने दूध वाले को प्रतिदिन 1500 रुपए प्राप्त होते हैं।
इसके बाद सातवां निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, माने मैच करना है, मिलान करो। ये सातवां सवाल, ये है 425 गुणे 136 बराबर लिखा 425 कोष्टक में इसने लिखा है 6 घंटी 100। तो माने जो 136 है इसको वितरित कर दिया है, तो यहाँ पर योग पर गुणन का वितरण नहीं लगा है। योग पर गुणन का वितरण नियम। दूसरा है 2 गुणे 49 गुणे 50 बराबर है 2 गुणे 50 गुणे 49। ये है गुणन की क्रम नियम। और तीसरा है 80 धन 2005 धन 20 बराबर 80 धन 20 धन 2005। ये है योग का क्रम नियम। तो इस तरह से हमारी ये जो प्रश्नावली 2.2 है ये खत्म होती है। आप प्रश्नावली 2.2 का रिवीजन करिएगा, निश्चित ही आपको समझ में आएगी। और यदि समझ में ना आए तो जब विद्यालय खुलेगा उस समय आप हमसे पूछेंगे तो मैं पुनः आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अब आ जाती है प्रश्नावली 2.3। सादा वाली होती है ना। हाँ यही होता ही है तो मान लो टाइट हो जाए लेकिन क्या कुछ कह रहे हैं? हाँ तो हम टाइट करते हैं लेकिन चलिए हम चलते हैं प्रश्नावली 2.3। प्रश्नावली 2.3 जो है वो देखते हैं। पहला सवाल है निम्नलिखित में से किससे शून्य निरूपित नहीं होगा। निम्नलिखित में से किससे शून्य निरूपित नहीं होगा। तो देखिए
ये नंबर है 1 धन शून्य बराबर 1 आएगा, यही हमारा सही है। इसी से हमारा शून्य निरूपित नहीं हो रहा है। बाकी बी जो है वो कर रहा है 0 गुणे 0 बराबर 0 होगा। सी जो है 0/2 ये भी बराबर 0 होगा। डी नंबर जो है 10 - 10/2 यानी कि हो जाएगा 0/2 बराबर 2। तो इन तीनों से बी सी डी से हमारा शून्य निरूपित हो जाएगा, फिर ए से शून्य निरूपित नहीं होगा। इसके बाद दूसरा कह रहा है कि यह दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है, तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों शून्य होने चाहिए। उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो आप देखिए यहाँ पर आपने देखा कि 0 गुणे 0 बराबर 0 है, माने ये दोनों पूर्ण संख्याएं शून्य हैं तो उनका गुणनफल शून्य होगा। और यदि मान लीजिए हमारी 2 गुणे 0 है तो भी शून्य आएगा, और यदि 0 गुणे 5 है तो भी शून्य आएगा। तो इन कथनों से स्पष्ट होता है कि यह दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है, तो हम कह सकते हैं कि उनमें से एक या दोनों शून्य होने चाहिए। तीसरा है यह दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है, तो हम कह सकते हैं कि उनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होने चाहिए। आपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो आप देखिए तीसरे में देख लीजिए 1 गुणे 1 है तो हमारा 1 आएगा। जब दोनों संख्या 1 होंगी तब तो उसका गुणनफल 1 होगा। यदि उनमें से एक केवल 1 है तो उसका गुणनफल हमें 1 नहीं प्राप्त होगा। कहने का मतलब हमारे ये है कि जो दूसरा सवाल था या दोनों पूर्ण संख्या शून्य है या कोई भी एक संख्या शून्य है तो उनका गुणनफल हमें शून्य प्राप्त होता है, किंतु 1 प्राप्त करने के लिए हमें उसकी दोनों संख्याओं का 1 होना जरूरी है। यदि उनमें से कोई एक संख्या 1 है तो उसका गुणनफल 1 नहीं प्राप्त होगा। इसके बाद चौथा सवाल था है कि वितरण विधि से ज्ञात करना है। वितरण विधि से हल करना। तो देखिए जैसे 728 गुणे 101, इसको वितरण विधि से हल किया जाए तो 728 गुणे 100 धन 1, अब ये हो जाएगा 728 डबल 0 धन 728। माने एक बार 728 का 100 में गुणा होगा और एक बार 728 का 1 में गुणा होगा, और इनको हम जोड़ देंगे तो हमारा गुणा 73,528 आ जाएगा। इसी तरह से हम देखें
ई नंबर 504 गुणे 35। तो देखिए ये हो जाएगा 504 गुणे 30 धन 5। तो एक बार 504 गुणे 30 धन 504 गुणे 5। ये हो गया 3 का गुणा किया, 3 को 12 और 3 को 15 धन इसका गुणा किया, ये 100 इसको जोड़ देंगे, इस तरह से हम वितरण नियम का प्रयोग करके इनको हल कर सकते हैं। लास्ट में एक प्रूफ है जिसे आपको देखना है और समझना है कि कैसे। पांचवा प्रतिरूप देखिए, 1 गुणे 8 धन 1 बराबर हमें मिलता है 9। फिर अगर हम एक अंक बढ़ा दें 12 गुणे 8 और धन 2 तो हमें मिल जाता है 9 और इसके बाद 8। अब एक अंक और बढ़ा दें 1 2 3 गुणे 8 धन 3 कर दें तो हमें मिल जाएगा 9 8 7। और देखिए 1 2 3 4 गुणे 8 धन 4 तो ये हमें मिलेगा 9 8 7 6। और ध्यान दीजिए अगर हम एक अंक और बढ़ाएं 1 2 3 4 5 गुणे 8 धन 5 तो ये हमें मिलेगा 9 8 7 6 5। इस तरह से प्रूफ हमारा बढ़ता चला जाएगा। और कह रहा है अगले 2 प्रूफ लिखिए, तो 1 2 3 4 5 6 गुणे 8 धन 6 बराबर आ जाएगा 9 8 7 6 5 4। एक ये हो गया एक और 1 2 3 4 5 6 7 गुणे 8 धन 7 ये मिल जाएगा 9 8 7 5 4 3। इस तरह से ये अगले 2 प्रूफ हो गए। अब थोड़ा ध्यान देना है, एक संकेत कह रहा है बारह हजार 345 तो ये कह रहा है ये, तो देखिए कि 12,345 जो बराबर है हमारे इसके है। तो देखिए पहले रखते जोड़ दें 5 4 3 2 1 ये है। तो यदि हम
इसी तरह से और प्रस्तुत बनाना चाहें तो क्या हम बना सकते हैं। तो देखिए अब हम शुरू करें। अगर हम एक लें तो एक और एक अंक बढ़ा देंगे 2, तो ये हमारा हो जाएगा 11 दूनी 1। एक अंक और बढ़ा दें तो हमारा हो जाएगा 111 धन 11 धन 1। अगर एक अंक और बढ़ा दें तो यही हमारा हो जाएगा 1। इस तरह से हम अगर और ऊपर अंक बढ़ाते, मान लीजिए हम और अंक बढ़ा देंगे 2 3 4 5 6, तो ये ग्रुप हमारा मतलब पहले 6 फिर 5 4 3 2 1, इस तरह से हमारा ये प्राप्त हो जाता है। ये तो ये हमारे कुछ प्रूफ हैं, इन्हें आपको समझना था। तो आज इस तरह से प्रश्नावली 2.2 और प्रश्नावली 2.3 खत्म होती है और इसी के साथ ये पाठ भी हमारा खत्म हो जाता है। अब हम आपको नेक्स्ट डे जब पढ़ाएंगे तो पाठ 6 पुराण के बारे में हम आप लोगों को जानकारी देंगे। धन्यवाद। आप लोग घर में इसका रिवीजन करिएगा, निश्चित ही आप लोगों को समझ में आएगा।